दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है एलोप। दोस्तों एलोप का मतलब होता है चुपके से भागकर शादी करना। जैसे कि सोचो एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो उनकी शादी के खिलाफ है। दोनों डिसाइड करते हैं कि चुपचाप घर से भागकर शादी कर लेंगे। तो ये जो डायरेक्टली घर से निकल कर शादी कर लेना या फिर अपने पार्टनर के साथ भाग जाना होता है, उसे ही कहते हैं एलोप करना। मतलब इस वर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है लव प्लस रन अवे मैरिज से। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एलोप यानी क्या होता है। तो दोस्तों एलोप यानी होता है कि भागकर शादी करना बेसिकली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रन अवे, एब्सकॉन्ड या फिर एस्केप। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड या फिर एस्केप का मतलब होता है कि बचकर निकल जाना, रफू चक्कर हो जाना कहीं से बचाव के साथ, यानी कि किसी की नज़रों से बचकर निकल जाना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेसिकली कि एब्सकॉन्ड या फिर एस्केप। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रन अवे, एब्सकॉन्ड या फिर एस्केप यानी क्या होता है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है स्टे, रिमेन या फिर वेट। स्टे का मतलब होता है रहना, रिमेन का मतलब होता है बचना और वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। यानी कि जो तीनों भी वर्ड्स है वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं? तो किसी चीज़ के रुकने को डिनोट करते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर स्थायी जगह पर है, स्टिल है, यानी कि कोई चीज़ रुक रही है, वेट कर रही है, एक जगह पर ठहरी हुई है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टे, रिमेन या फिर वेट। तो इस तरीके से ये हमारे सारे क्या है? तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द कपल डिसाइडेड टू एलोप एंड गेट मैरिड। यानी कि कपल ने क्या डिसाइड किया कि वो भागकर मतलब कि शादी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर समझ सकते हो कि एलोप यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रोप। दोस्तों ग्रोप का मतलब होता है टटोलना, अंधेरे में रास्ता खोजना। जैसे कि सोचो लाइट चली गई है और तुम अपने रूम में डार्कनेस में चल रहे हो। तुम्हें जो है वो मतलब कि स्विच बोर्ड तक जाना है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो तुम हाथ आगे बढ़ाकर दीवार पर स्विच ढूंढते हो। तो ये जो ब्लाइंडली या फिर अनसर्टेनिटी में हाथ से सर्च करना होता है उसे कहते हैं टटोलना, यानी कि ग्रोप करना। मतलब कि अंधेरे या फिर कंफ्यूजन में चीज़ें ढूंढना बाय टचिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोप करना कहेंगे। वैसे ही अगर हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि सुबह नींद में तुम अपना फ़ोन बेड के साइड टेबल पर मतलब कि उठाने जाते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें जो है वो आधी बंद होती है क्योंकि तुम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नींद में होते हो। तो तुम फ़ोन को प्रॉपरली देखने के बजाय हाथ से फील करके ढूंढते हो, तो दैट्स ग्रोप। यानी कि ग्रोप का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को टटोलना, बेसिकली फील करके ढूंढना, अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना या फिर अपनी आंखें आधी बंद होकर कोई चीज़ ढूंढना, तो उसे हम कहते हैं ग्रोप यानी कि टटोलना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फंबल, फील या फिर सर्च। फंबल का मतलब होता है थोड़ा बहुत अटक जाना या फिर लड़खड़ा जाना, इस तरीके से यहाँ पर इसका मतलब समझ सकते हैं। फील का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स है। एंटोनिम इसका है फाइंड, ग्रास्प या फिर लोकेट। फाइंड का मतलब होता है ढूंढ लेना। ग्रास्प का मतलब होता है किसी चीज़ पर पकड़ बना लेना। और लोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं दूसरे स्थान पर स्थायी कर देना, किसी चीज़ को वहाँ पर मतलब कि लोकेट करना जिसे हम कह सकते हैं। तो वही हमारा होता है लोकेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही हैड टू ग्रोप फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क। यानी उसे जो है वो अंधेरे में जो है वो मतलब कि लाइट स्विच को टटोलना पड़ा, यानी कि हाथों से फील करके ढूंढना पड़ा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ग्रोप यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑब्लोक्वी।
दोस्तों ऑब्लॉक्वी का मतलब होता है निंदा या फिर अपमान। जैसे कि सोचो, एक सेलिब्रिटी ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया और अगले ही दिन न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और लोग सब उसके अगेंस्ट बोलने लगे। यानी कि उसकी इंसल्ट और क्रिटिसिज्म हर जगह हो गई। ये जो पब्लिक में डिसग्रेस, हेवी क्रिटिसिज्म और बैड रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं ऑब्लॉक्वी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां तुम्हें सबके सामने इंसल्ट, ब्लेम और बदनामी की फीलिंग दी जाती है। यानी कि जहाँ पर तुम्हें क्या किया जाता है, तो सबके सामने इंसल्ट की जाती है तुम्हारी, तुम्हें ब्लेम किया जाता है, तुम्हें दोषी ठहराया जाता है और बदनाम किया जाता है। यानी कि तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हारा अपमान किया जाता है, तुम्हारी आलोचना की जाती है। तो उसे हम कहते हैं ऑब्लॉक्वी। वैसे ही अगर डेली लाइफ का अगर एग्जाम्पल देखें, तो अगर सोचो तुम स्कूल में चीटिंग करते हुए पकड़े जाओ और टीचर्स और क्लासमेट्स तुम्हें ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने चीटिंग की और ये बहुत बुरा काम किया, तो वो तुम्हारे लिए एक ऑब्लॉक्वी सिचुएशन होगी। क्योंकि वहां पर तुमने क्या किया है कि कोई गलत काम किया है और उसकी वजह से सब लोग तुम्हें खुले आम यानी कि सरेआम यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं, तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑब्लॉक्वी करना। ओके, यानी कि ऑब्लॉक्वी यानी क्या होता है, निंदा या फिर अपमान, यानी कि किसी का अपमान करना, किसी के इंसल्ट करना बेसिकली। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसिज्म, अब्यूज या फिर रिप्रोच। दोस्तों क्रिटिसिज्म, अब्यूज या फिर रिप्रोच का तीनों का ही मतलब होता है कि किसी की कड़ी निंदा करना, आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, रेप्रिमंडाइज करना, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में भला बुरा कहना, या फिर उसे जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिग्रेड करना, बेसिकली सबकी नज़रों में ब्लेम करना, दोषी ठहराना, बदनाम करना, इंसल्ट करना। तो इन सभी के मतलब क्या होते हैं, तो इन सभी का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, अब्यूज या फिर रिप्रोच। एंटोनिम इसका है प्रेज, अप्रूवल या फिर ऑनर। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी के काम की सराहना करना। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। और ऑनर का मतलब होता है सम्मान। यानी कि ये सारी चीज़ें कौन सी है, यानी कि जो हमारे सारे वर्ड्स हैं एंटोनिम्स में, वो बेसिकली पॉजिटिव वर्ड्स है। यानी कि यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही है, किसी के काम की सराहना की जा रही है, या फिर किसी को स्वीकृति दी जा रही है उनके काम के प्रति, या फिर उनका सम्मान हो रहा है, यानी कि उनको जो है वो मतलब ये एक तरीके से रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो ये हमारे सारे क्या है, तो ये हमारे एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मिनिस्टर फेस्ड पब्लिक ऑब्लॉक्वी आफ्टर द स्कैंडल। यानी कि घोटाले के बाद क्या हुआ कि मिनिस्टर को जो है वो मतलब कि पब्लिक ऑब्लॉक्वी यानी कि पब्लिक की यानी कि जनता की मतलब कि बदनामी का सामना करना पड़ा। यानी कि उन्हें जो है वो मतलब कि जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब कि इंसल्ट किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें ब्लेम किया गया और बदनाम किया गया, यानी कि उन्हें इंसल्ट किया गया, यानी कि उनकी निंदा की गई, अपमान किया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑब्लॉक्वी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है परसुएशन। दोस्तों परसुएशन का मतलब होता है मनाना या फिर समझाना। जैसे कि सोचो तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें जिम ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहा है। पहले तो तुम रेडी नहीं होते हो, पर वो तुम्हें उसके फ़ायदे समझाता है। जैसे कि तुम्हारी हेल्थ बेटर रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, इस तरीके से धीरे धीरे उसके वर्ड्स तुम्हें मोटिवेट कर देते हैं और तुम उसकी बातों से मान जाते हो। तो ये जो प्रोसेस होती है ना किसी को मनाने की, किसी को समझाने की, किसी को कन्विंस करने की, उसे हम कहते हैं परसुएशन। मतलब किसी को रीज़न, लॉजिक या फिर इमोशंस के थ्रू कन्विंस करना कि वो तुम्हारी बात मान ले, तो उसे हम कहते हैं परसुएशन। वैसे अगर डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल देखें, तो सेल्समैन तुम्हें क्या करता है, प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने तरीके से परसुएड करता है। यानी कि अलग अलग तरीके से वो अलग अलग बातें बताकर मनाता है तुम्हें। या फिर पेरेंट्स तुम्हें एग्जाम के लिए मोटिवेट करते हैं कि तुम अच्छे नंबर्स लाओ, ऐसा करो वैसा करो, हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे। तो वो एक तरीके का परसुएड करना हुआ, यानी कि परसुएशन हुआ। यानी कि दोनों में ही परसुएशन यूज होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि परसुएशन यानी क्या होता है। सिंपली आपको अगर ट्रिक बताऊं, तो परसुएशन में आपको एक वर्ड निकल कर आएगा, वो है प्रेस प्लस विजन। परसुएशन यानी कि प्रेस प्लस विजन, मतलब कि अपनी विजन दिखाकर किसी को प्रेशराइज नहीं, बल्कि स्मूथली कन्विंस करना, उसे हम कहते हैं परसुएशन। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कन्विंसिंग, अर्जिंग या फिर कोएक्सिंग। इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी को मनाना, किसी को बहलाना, फुसलाना या फिर बहुत ज़्यादा समझाना, कन्विंस करना, उसे मनाना बेसिकली। अर्जिंग का भी मतलब होता है कि किसी के सामने मतलब कि विनती करके उसे मनाना। कोएक्सिंग का मतलब होता है किसी को मनाना। और कन्विंसिंग का भी मतलब होता है किसी को मतलब कि किसी बात के लिए, मानने के लिए राज़ी कर लेना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं कन्विंसिंग, अर्जिंग या फिर कोएक्सिंग। एंटोनिम इसका है डिस्करेजमेंट, डिसॉर्शन या फिर डेटरेंस।
तो दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है? इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी को मतलब कि मनोबल कम कर देना, उसे हतोत्साहित कर देना, बेसिकली उसको डिस्करेज कर देना। तो उससे हम क्या कहते हैं? या फिर किसी को किसी काम से टाल देना, रोक देना, बेसिकली उसे मोटिवेट ना करना या फिर उसे ना मनाना या फिर उसे कन्विंस ना करना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्करेजमेंट, डिसॉर्शन या फिर डिटरेंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी यूज्ड जेंटल परसुएशन टू मेड हिम एग्री टू द प्लान। यानी कि उसने क्या किया कि बहुत ही स्मूथली, यानी कि बहुत ही कामली जो है वो उसने मतलब कि उसे जो है वो अपने प्लान में शामिल करने के लिए मनाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परसुएशन यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिहॉर्टेटिव। दोस्तों डिहॉर्टेटिव का मतलब होता है हतोत्साहित करने वाला या फिर मना करने वाला। जैसे कि इसे अच्छे से समझे तो सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जो कि बोल रहा है कि चल यार एग्जाम के एक दिन पहले भी हम जो है वो पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं। तो तुम उसे जो है वो सीरियसली समझाते हो कि नहीं, अभी पार्टी करना गलत है, क्योंकि अभी पार्टी का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है, हम फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो एडवाइस किसी को डिस्करेज करने के लिए दी जाती है, मतलब कि ये मत करो वाली जो बातें होती हैं, उसे कहते हैं डिहॉर्टेटिव। मतलब ऐसा स्टेटमेंट या सजेशन जो किसी को रोकने के लिए, वार्न करने के लिए या फिर डिस्करेज करने के लिए यूज़ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिहॉर्टेटिव हम उसे कहते हैं। जैसे कि अगर डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखें तो डॉक्टर पेशेंट को क्या बोलता है कि स्मोकिंग मत करो, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो एक डिहॉर्टेटिव एडवाइस है, क्योंकि वो आपको जो है वो रोक रहा है या फिर वार्न कर रहा है। तो उसे ही हम कहते हैं डिहॉर्टेटिव। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका है डिस्करेजिंग, डिसॉसिव या फिर डिटरिंग। इन तीनों का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, यानी कि किसी चीज़ के लिए जो है वो किसी को मतलब कि किसी का मनोबल कम कर देना, उसे हतोत्साहित कर देना, मना कर देना, रोक देना, बेसिकली बाधा लाना। तो उसे हम कहते हैं डिस्करेजिंग, डिसॉसिव या फिर डिटरिंग, यानी कि रोकने वाला या फिर मना करने वाला, रोकथाम करने वाली कोई भी चीज़। एंटीनिम इसका है एनकरेजिंग, परसुएसिव या फिर मोटिवेशनल। एनकरेजिंग का मतलब होता है जो चीज़ बढ़ावा देती है, बेसिकली आपको जो है वो मतलब कि मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है। परसुएसिव का इसका पहले हमने जो है वो परसुएशन समझा है। परसुएशन या फिर परसुएसिव का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी करना, मनाना, समझाना, तो उसे हम कहते हैं परसुएसिव। और मोटिवेशनल का मतलब आपको पता है, मोटिवेशनल का मतलब होता है जो चीज़ आपको मतलब कि एक तरीके से मोटिवेशन देती है, यानी कि आत्मबल देती है, तो उसे हम कहते हैं मोटिवेशनल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज डिहॉर्टेटिव वर्ड्स स्टॉप द चिल्ड्रन फ्रॉम टेकिंग द रिस्की पाथ। यानी कि उसके जो मना करने वाले जो शब्द थे या फिर उसके जो है वो वार्न करने वाले जो शब्द थे, उसने क्या किया कि उस बच्चे को जो है वो किसी भी तरीके का जोखिम भरा रास्ता चुनने से रोक लिया। यानी कि उसके शब्दों ने क्या किया कि उसे रोक लिया, यानी कि उसके शब्द कैसे थे? तो डिहॉर्टेटिव थे, यानी कि रोकने वाले थे या फिर मना करने वाले थे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिहॉर्टेटिव यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिपोजिटरी। दोस्तों रिपोजिटरी का मतलब होता है भंडार, संग्रहालय या फिर संग्रह स्थान। यानी कि सोचो तुम्हारे पास एक बड़ी सी अलमीरा है, यानी कि अलमारी है या फिर शेल्फ है, जिसमें तुम अपनी बुक्स रखते हो, नोट्स रखते हो, फाइल्स और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखते हो। ये अलमारी एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर नॉलेज और चीज़ें स्टोर होती है, यानी कि उन चीज़ों का यहाँ पर क्या है? तो भंडार है, खजाना है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं रिपोजिटरी। मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ें, इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करके रखे जाते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें यूज़ किया जा सके। बेसिकली किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी चीज़ का मतलब कि संग्रहालय, किसी चीज़ का भंडार, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिपोजिटरी हम उसे कहते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी एक रिपोजिटरी है बुक्स का, गूगल ड्राइव एक रिपोजिटरी है डिजिटल फाइल्स का, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन एक रिपोजिटरी है तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज का। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ पाओगे कि रिपोजिटरी यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्टोर हाउस, स्टोरेज या फिर वेयर हाउस। दोस्तों स्टोर हाउस, स्टोरेज या फिर वेयर हाउस, इन तीनों का ही क्या मतलब होता है? ऐसी जगह या फिर ऐसा रूम, ऐसा घर या फिर ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर की जाती है, बेसिकली गोडाउन जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जहाँ पर सारी चीज़ें रखी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टोर हाउस कह सकते हैं, स्टोरेज कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जमा जमा है, इकट्ठी है, तो उसे हम स्टोरेज कहेंगे। वेयर हाउस का भी मतलब होता है जो मतलब कि गोदाम होता है, तो उसे हम वेयर हाउस कहते हैं। तो उस तरीके से एक तरीके से यहाँ पर मतलब कि क्या बताया गया है कि किसी चीज़ को स्टोर करने की जगह। एंटोनिम इसका है वेस्ट लैंड, स्कैटर या फिर निग्लेक्ट।
वेस्ट लैंड का मतलब होता है जहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ होता है, मतलब कि ऐसा ही बिखरा हुआ होता है, उसका कोई मतलब कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट लैंड हम उसे कहते हैं। जहाँ पर डंपिंग होती है बेसिकली, या फिर जो वहाँ पर जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, तो उसे हम वेस्ट लैंड कहते हैं। वहीं स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ को बिखेर देना। यहाँ पर हमने रिपॉजिटरी में क्या पढ़ा था कि कोई चीज़ बिल्कुल वेल मैनर्ड यानी कि वेल एडजस्टेड फॉर्म में कहीं पर रखी गई है, उसका भंडार है एक तरीके से, उसका मतलब कि संग्रहालय है, कोई चीज़ मतलब कि इकट्ठी रखी गई है। और वहीं एंटनी में हम पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ बिखरी हुई है, उसका कोई मतलब कि क्रोनोलॉजी नहीं है, उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है। निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, किसी चीज़ को टाल देना, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि निग्लेक्ट यानी क्या होता है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं, कौन कौन से, तो वेस्ट लैंड, स्कैटर या फिर निग्लेक्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लाइब्रेरी इज़ अ वास्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो लाइब्रेरी होती है वो मतलब कि नॉलेज का यानी कि ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, संग्रहालय है बेसिकली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिपोजिटरी यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है फेक। दोस्तों फेक का मतलब होता है प्रभाव या फिर क्षमता, बेसिकली किसी काम या फिर योगदान में किसी का प्रभाव या फिर किसी की क्षमता। जैसे कि सोचो, स्टूडेंट क्लास में हमेशा केयरलेस रहता है, जैसे कि होमवर्क नहीं करता, ध्यान नहीं देता और हर काम में लेजीनेस दिखाता है। टीचर उसके बारे में कहते हैं कि इसका एटीट्यूड बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल फेकलेस है। इसी सेंस में वर्ड आता है फेक, यानी कि जो बेसिकली वीकनेस होती है, वर्थलेसनेस या इफेक्टिवनेस मतलब कि कमी होती है किसी काम में, तो उसे हम कहते हैं मतलब कि फेक हम उसे कहते हैं। मतलब कोई बंदा या काम जिसमें एनर्जी, पर्पस या फिर यूजफुलनेस ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेक हमें उससे कहेंगे। जैसे कि अगर डेली लाइफ का एग्जांपल देखें, तो अगर कोई दोस्त बार बार प्लान्स बनाता है लेकिन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करता, उस पर कभी एफर्ट्स ही नहीं मारता, तो तुम बोल सकते हो कि उसका अप्रोच टोटली फेकलेस है। यानी कि उसका अप्रोच कैसा है, तो बिल्कुल मतलब कि यानी कि बिल्कुल यूजलेस है, उसमें कोई प्रभाव नहीं है, उसमें कोई क्षमता नहीं है, वो कोई चीज़ करने के कैपेबल ही नहीं है, यानी कि उसमें क्या नहीं है, तो स्किल्स नहीं है बेसिकली। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फेक इस वर्ड का। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एफिशिएंसी या फिर वर्थ या फिर एफर्ट, यानी कि कोई चीज़ मतलब कि किसी चीज़ में स्किल्स होना, काबिलियत होना, बेसिकली उसे कहते हैं हम एफिशिएंसी। या फिर वर्थ या फिर एफर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ उस काबिल होना या फिर किसी चीज़ में मेहनत होना, किसी चीज़ में प्रभाव होना, किसी चीज़ में क्षमता होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, वर्थ या फिर एफर्ट। एंटोनिम इसका है यूजलेसनेस, इनइफेक्टिवनेस या फिर आइडलनेस। यूजलेसनेस का मतलब होता है जो चीज़ व्यर्थ है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। इनइफेक्टिवनेस का मतलब होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि जिसका कोई इफेक्ट नहीं है। और आइडलनेस का मतलब होता है जो आलसी है, व्यर्थ है बेसिकली, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो उसे हम कहते हैं आइडलनेस, यानी कि बेसिकली एक तरीके से आलसीपन जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डिडंट हैव द फैक्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यानी कि उसमें जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश करने की क्षमता नहीं है, उसमें जो है वो मतलब कि इतना करेज नहीं है, इतनी वो मतलब कि इतना वो काबिल नहीं है कि वो प्रोजेक्ट को टाइम पर ख़त्म कर सके। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है, फेक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़लेस है, वर्थलेस है, कोई इफ़ेक्ट उसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फेक यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है गार्डन। दोस्तों गार्डन का मतलब होता है इनाम या फिर पुरस्कार। जैसे कि सोचो, तुमने एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया। अब बॉस तुम्हें बोनस और प्रमोशन देता है एज अ रिवॉर्ड, यानी कि किस चीज़ के बदले में, तो इनाम के बदले में, यानी कि तुम्हें क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ये जो रिवॉर्ड प्राइज़ या रिटर्न मिलता मिलता है किसी एफर्ट या फिर किसी सर्विस के बदले में, उसे ही हम कहते हैं गार्डन। मतलब एक काइंड ऑफ अप्रिसिएशन जो तुम्हें मिले बिकॉज तुमने कुछ वैल्यूएबल किया है, कुछ नोटेबल किया है। जैसे कि और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना स्टूडेंट्स के लिए एक गार्डन है उनकी मेहनत का, यानी कि उनकी मेहनत का ये रिवॉर्ड है अच्छे मार्क्स। स्पोर्ट्स में ट्रॉफी मिलना प्लेयर्स के लिए गार्डन है उनके हार्ड वर्क का, यानी कि ट्रॉफी किस चीज़ का गार्डन है, किस चीज़ का इनाम है, तो उनके हार्ड वर्क का इनाम है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि गार्डन यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिवॉर्ड, रिकम्पेंस या फिर प्राइज।
रिवॉर्ड, रिकम्पेंस या फिर प्राइस का मतलब होता है इनाम या फिर पुरस्कार। रिकम्पेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले में कोई भी चीज़ मिलना, पैसे मिलना बेसिकली, या फिर कोई और चीज़ मिलना, तो उसे हम कहते हैं रिकम्पेंस, बेसिकली एक तरीके का मुआवजा। और वहीं रिवॉर्ड या फिर प्राइस का मतलब आपको पता है पुरस्कार या फिर इनाम। एंटोनिम इसका है पेनाल्टी, पनिशमेंट या फिर फाइन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है दंड, या तो किसी या तो मतलब कि पैसों वाला दंड हो सकता है, यानी कि कोई चीज़ का हर्जाना भरना, किसी चीज़ की मतलब कि क्षति भरना, या फिर पनिशमेंट वाला अगर दंड देखें तो सज़ा मिलना बेसिकली। तो ये तीनों वर्ड किसी दंड को दिखाते हैं, यानी कि बेसिकली फाइन को दिखाते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिसीव्ड अ जेनरस गार्डन फॉर हिज ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस। यानी कि उसकी सालों की मेहनत भरी सर्विस के लिए, यानी कि डेडिकेटेड सर्विस के लिए उसे क्या मिला कि एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही जेनरस यानी कि गार्डन यानी कि इनाम या फिर पुरस्कार उसे मिला, रिसीव हुआ बेसिकली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि गार्डन यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्लॉसिटी। दोस्तों ग्लॉसिटी का मतलब होता है अत्यधिक लालसा या फिर लालची प्रवृत्ति, बेसिकली खाने के लिए। बेसिकली सोचो कि तुम्हारा एक दोस्त है जो पार्टी में बुफे देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, हर डिश अपनी प्लेट में भर लेता है और इतना खाता है कि बाकी लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम हंगर या फिर ग्रीड फॉर फूड होती है ना, उसे कहते हैं ग्लॉसिटी। मतलब बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग या फिर एक्सेसिव ग्लूटेनी टाइप एटीट्यूड। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें हम डेली लाइफ का, तो जब तुम लेट नाइट बहुत भूखे घर आते हो तो फ्रिज में बचा हुआ खाना देखकर बिना सोचे समझे कुछ भी खाने लगते हो, चाहे फिर वो तुम्हारा पसंद का हो या फिर ना हो। तो वही तुम्हारी ग्लूसिटी का एग्जाम्पल है। बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी चीज़ की भूख होना, किसी चीज़ की क्रेविंग होना। ये जो वर्ड है ये सिर्फ मतलब कि खाने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि आपको अगर किसी और चीज़ की भी ग्रीड है, किसी और चीज़ की भी लालसा है, आपकी अगर लालची प्रवृत्ति है, तो उसके लिए भी आप जो है वो ग्लॉसिटी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ये खाने के लिए ही, मतलब कि खाने के सेंस में अगर कोई व्यक्ति जो है वो पेटू है बेसिकली, तो यानी कि बहुत ज़्यादा फूडी है, तो उसके लिए ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ग्लूटनी, ग्रीड या फिर वोरासिटी। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालची है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब कि खाने वाला है, बहुत ज़्यादा फूडी है, पेटू है। वोरासिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा, तो उसे हम कहते हैं ग्लूटनी। ग्लूटनी का भी मतलब होता है खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन। ग्रीड का मतलब आपको पता है लालची। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। एंटोनिम इसके देखें तो एंटोनिम है मॉडरेशन, टेम्परेंस या फिर रेस्ट्रेंट। मॉडरेशन का मतलब होता है जो संयमित मैनर में खाता है, संयमित मैनर में हर चीज़ को मतलब कि देखता है, परखता है, उस तरीके से मतलब कि उस चीज़ को मतलब कि कंज्यूम करता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आया वो बस मतलब कि खा लिया, या फिर मतलब कि एक तरीके से ग्रीड नहीं है उसके मन में, मॉडरेशन में है, संयमित मैनर में है। टेम्परेंस या फिर रिस्ट्रेंट का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ संयम में होना, कोई चीज़ कंट्रोल में होना बेसिकली। तो उससे हम कहते हैं मॉडरेशन, टेम्परेंस या फिर रिस्ट्रेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ग्लॉसिटी एट द बैंक्वेट शॉक्ड एवरीवन एट द टेबल। यानी कि बैंक्वेट में जब मतलब कि सब खाना खा रहे थे और सब टेबल पर बैठे थे, तो उसकी ग्लॉसिटी देखकर, यानी कि जिस तरीके से वो खाना खा रहा था, जितना ज़्यादा खाना खा रहा था, उसे देखकर जो है वो सारे लोग क्या हो गए, शॉक हो गए, यानी कि हैरान हो गए। तो इस तरीके से आप जो है वो ग्लॉसिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है इनकमोड। दोस्तों इनकमोड का मतलब होता है असुविधा पहुंचाना या फिर परेशान करना किसी को, बेसिकली बॉदर करना। जैसे कि सोचो तुम एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और तुम्हारी पास वाली सीट पर एक पैसेंजर अपना बड़ा सा बैग रख देता है। तुम्हें बहुत ही सिकुड़ कर, स्वीज होकर बैठना पड़ता है और पूरी जर्नी अनकंफर्टेबल फील होती है। ये जो अननेसेसरीली किसी को डिस्टर्ब करना या फिर इनकन्वीनियंस क्रिएट करना होता है, उसे कहते हैं इनकमोड। मतलब कि किसी की ईज़ या फिर किसी कंफर्ट में प्रॉब्लम डाल देना। वैसे अगर डेली लाइफ का एग्जांपल देखें, तो अगर कोई बंदा रास्ते में अपनी बाइक ऐसे पार्क कर दे कि दूसरे व्हीकल्स निकल ही ना पाए, तो वो सबको इनकमोड कर रहा है, यानी कि सबको असुविधा पहुंचा रहा है, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, या फिर सबको परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनकमोड यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इनकन्वीनियंस, ट्रबल या फिर बॉदर। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है किसी को असुविधा पहुंचाना, यानी कि किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। वहीं ट्रबल या फिर बॉदर का भी सेम मतलब होता है। ट्रबल या फिर बॉदर का मतलब होता है परेशानी या फिर कोई दुविधा, या फिर कोई मतलब कि किसी को परेशान करने के लिए कोई भी चीज़ मतलब कि मुसीबत ला देना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं ट्रबल या फिर बॉदर या फिर इनकन्वीनियंस।
एंटोनिम इसका है हेल्प, असिस्ट या फिर अकोमोडेट। हेल्प, असिस्ट या फिर अकोमोडेट का मतलब होता है जैसे कि मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी को सहारा देना बेसिकली। तो उससे हम कहते हैं हेल्प, असिस्ट या फिर अकोमोडेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई होप आई डू नॉट इनकमोड यू विथ माई अनएक्सपेक्टेड विजिट। यानी कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी अचानक आ जाने से, यानी कि मेरी अनएक्सपेक्टेड विजिट से किसी को प्रॉब्लम ना हुई हो, मैंने किसी को परेशानी ना दी हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनकमोड यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।